नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं बहुत इस समय अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी में आप लोग बहुत मेहनत कर रहे होंगे इस समय। और प्रभु से ये कामना करता हूँ कि आप सभी लोग, सभी प्रतियोगी छात्र जो इस समय तैयारी में लगे हैं, प्रभु सबको, सरस्वती माता सबको आशीर्वाद दें, ज्ञान की देवी सबको आशीर्वाद दें, सबकी बुद्धि में वृद्धि करें और एकाग्रचित्त होकर आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। यही कामना के साथ अब मैं ये आज सेट हमारा जो है 5वां सेट है हिंदी का, ये हम लोग आज करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं अपने सेट को, सेट नंबर 5। इसमें भी 114 से लेकर 150 तक के प्रश्न हैं, जिसमें एक आपका पैराग्राफ होगा और बाकी के पैराग्राफ से लगभग 2, 3, 4 प्रश्न हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं अपने सेट को, सेट नंबर 5। ये रहा प्रश्न 114, प्रश्न संख्या 114 पे देखेंगे। इसमें लिखा है कपटी। 114 में ये लिखा है कपटी। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा बताना है आपको। तो कपटी मित्र का सही मुहावरा क्या होगा? इसमें पहला ऑप्शन दिया दांत काटी रोटी, दूसरा आस्तीन का सांप, तीसरा अक्ल की दुम और चौथा दिया है आबनूस का कुंदा। आबनीस का कुंदा। तो सही विकल्प क्या होगा? कपटी के लिए आस्तीन का सांप सही विकल्प, विकल्प नंबर दूसरा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 115। 115 में प्रश्न क्या देखेंगे? इसमें लिखा है कि इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूं, ये ठीक रहेगा। इसमें विकल्प है 115 में विकल्प देखेंगे। विकल्प इसमें लिखा है क्वेश्चन, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द दूरदर्शी नहीं होगा, दत्तचित्र नहीं होगा, कुशाग्र बुद्धि नहीं होगा। विकल्प नंबर डी जितेंद्रिय। जितेंद्रिय, जिसने इंद्रियों को जीत लिया उसके लिए विकल्प क्या होगा? जितेंद्रिय। अगला, और एक इसमें भी विकल्प आता है जिसने इंद्र को जीता है, यानी इंद्र को अगर जीतने वाले की बात कर दें, इंद्र को जीतने वाला, इंद्र को जीतने वाला, इंद्र को जीतने वाला, तो उसके लिए एक शब्द प्रयोग होगा इंद्रजीत। इंद्रजीत, जो इंद्र को जीता है जिसने, उसको कहेंगे इंद्रजीत, इंद्रजीत। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 116। प्रश्न संख्या 116 पे चर्चा करते हैं। इसमें दिया पवन। पवन शब्द का आपको संधि विच्छेद पूछा है। पवन शब्द का संधि विच्छेद पूछा है। तो पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या है? पवन शब्द का संधि विच्छेद है पोधन अन। पोधन अन। तो इसमें संधि की अगर हम बात करें, तो संधि की अगर बात करें तो इसमें संधि कौन सी हो जाएगी? इसमें संधि होगी आपकी, इसमें लिखा है पवन, है ना। पवन शब्द की अगर हम बात करें तो इसमें संधि कौन सी है? तो इसमें पोधनन है, यानी ये दीर्घ अयादि स्वर संधि है। इसमें अयादि स्वर संधि है, अयादि स्वर संधि, स्वर संधि, अयादि स्वर संधि है, जिसमें ए के साथ अगर भिन्न स्वर जुड़ता है, भिन्न स्वर अगर जुड़ेगा तो अय की ध्वनि आती है। वो सॉरी, ए के साथ नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। ए के साथ नहीं, ओ के साथ, ओ के साथ अगर भिन्न स्वर जुड़ेगा, भिन्न स्वर जुड़ेगा तो अव की ध्वनि आएगी, तो ये पवन हो जाएगा। पव, अव की ध्वनि आएगी, तो ये इसका नियम है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 117। प्रश्न संख्या 117। 117 में देखें, इसमें लिखा है 117 में पुनर्जन्म। पुनर्जन्म में आपसे पूछा है कि पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पुनर्जन्म में पहले संधि की अगर बात करें तो पुनर्जन्म में विसर्ग स्वर संधि है और इसका सही विकल्प होगा सी। सी विकल्प सही है। ये विसर्ग स्वर संधि के अंतर्गत आएगा, विसर्ग स्वर संधि, विसर्ग स्वर संधि।
अगला प्रश्न संख्या 118। 118 में लिखा है, प्रश्न संख्या 118, इसमें दिया है इत्यादि। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? तो इत्यादि में यड़ स्वर संधि होगी। यड़ स्वर जब भी आधा वर्ण अगर या में लगा हो या वा में, तो उसमें यड़ स्वर संधि होती है। और ये टूटेगी कैसे? इति धन आदि, इति धन आदि इत्यादि। यानी अगर ई के साथ या छोटी ई के साथ या बड़ी ई के साथ अगर कोई भिन्न स्वर जुड़ता है, भिन्न स्वर जुड़ता है, तो यड़ स्वर संधि का निर्माण होता है। तो इसमें संधि कौन सी है? यड़। अगला विकल्प क्वेश्चन प्रश्न संख्या 119। 119 में देखिए, इसमें लिखा है नाक रगड़ना। विकल्प क्या है? इसमें दिया है नाक रगड़ना। नाक रगड़ना का क्या है? चोट लगना, इज्जत देना, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना या चापलूसी करना। तो सही विकल्प क्या है? सी, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना को कहते हैं नाक रगड़ना। अगला प्रश्न, उन्मूलन का विलोम क्या है? उन्मूलन, प्रश्न संख्या 120। उन्मूलन का विलोम पूछा है। इसमें उन्मूलन का विलोम क्या है? तो उन्मूलन का विलोम जो होता है रोपड़। सही विकल्प सी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 121। इसमें लिखा है, 121 में लिखा है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी? तो ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को जो संज्ञा दी वो बीज वपन काल की संज्ञा दी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल की संज्ञा दी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल की संज्ञा दी। इसमें लिखा है चारण काल भी कहा है। तो बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा, और चारण काल की अगर हम बात करें तो चारण काल किसने कहा? इस पर भी थोड़ा सा चर्चा हम इसमें भी करेंगे, क्योंकि सारे विकल्प आपके क्लियर होने चाहिए। तो इसका सही विकल्प तो डी है, लेकिन इसके और विकल्प क्या है? जैसे चारण काल, आदिकाल को चारण काल किसने कहा? तो आदिकाल को चारण काल डॉक्टर राम कुमार, डॉक्टर ये साथ साथ नोट करिए, राम कुमार हो सकता है ये पूछ लिया जाए। आदिकाल को चारण काल किसने कहा? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा। और आदिकाल को चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी कहा। जॉर्ज पूरा नाम है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, लेकिन ग्रियर्सन के नाम से ही फेमस है, ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने कहा आदिकाल को चारण काल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा और जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? तो आदिकाल को जो आदिकाल की संज्ञा दी वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल की संज्ञा दी। वीरकाल किसने कहा? आदिकाल को वीरकाल किसने कहा? तो आदिकाल को वीरकाल कहा डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। डॉक्टर विश्वनाथ, साथ साथ नोट करिए, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। और वीरकाल और किसने कहा? तो दो लोगों ने वीरकाल कहा, एक तो डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद ने कहा और एक कहा श्याम सुंदर, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, श्याम सुंदर दास। यानी आदिकाल को वीरकाल श्याम सुंदर दास ने भी कहा और विश्वनाथ प्रसाद ने भी कहा। चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा और जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। आदिकाल किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा? इसे बीज वपन। तो इसका सही विकल्प क्या है? डी, बीज वपन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 122। प्रश्न संख्या 122 पे चलते हैं। इसमें लिखा है
कि अतिशूधौ, इसमें दिया है अतिशूधौ स्नेह को मारग, अतिशूधौ स्नेह को मारग किसकी पंक्ति है? तो ये अतिशूधौ स्नेह को मारग जो पंक्ति है वो घनानंद के द्वारा पंक्ति लिखी गई है। घनानंद जो है रीतिकाल के कवि माने जाते हैं। रीतिकाल के अंतर्गत जो 3 भागों में रीतिकाल को विभाजित किया, उसमें से रीति घनानंद रीतिकाल के हैं और इनको रीतिकाल के अंतर्गत रीतिमुक्त के अंतर्गत रखा गया। रीतिमुक्त शाखा के अंतर्गत, भाग के अंतर्गत रीतिमुक्त के अंतर्गत रखा गया। और इनको प्रेम की पीर का, इनका जो नाम है प्रेम की पीर का कवि, इन्हें प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। प्रेम की पीर का कवि, प्रेम की पीर का कवि किसे कहा जाता है? घनानंद को कहा जाता है। सही विकल्प क्या है? घनानंद। अगला प्रश्न संख्या 123, प्रश्न संख्या 123 पे चर्चा करेंगे। 123 इसमें लिखा है कालिंदी का पर्यायवाची पूछा है। कालिंदी का पर्याय पूछा। पर्यायवाची क्या है? कालिंदी का पर्यायवाची क्या होता है? यमुना को कालिंदी कहते हैं। सही विकल्प डी। अगला प्रश्न है आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक माने जाते हैं। तो आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक हरवंश राय बच्चन जी को माना जाता है। और इन्होंने एक आत्मकथा लिखी थी, इनकी आत्मकथा थी जिनके लिए इनको सरस्वती सम्मान मिला। सरस्वती सम्मान, पहला सरस्वती सम्मान इनको इस क्षेत्र में, पहला हिंदी के क्षेत्र में पहला सरस्वती सम्मान इनको मिला। प्रथम सरस्वती सम्मान अगर मिला हिंदी साहित्य में तो हरवंश राय बच्चन जी को मिला। और इनकी आत्मकथा जो थी वो थी 4 खंडों में विभाजित आत्मकथा थी, जिसमें क्या भूलूं क्या पहला खंड था, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये तो पहली इसका खंड था आत्मकथा का। दूसरा नीड़ का निर्माण फिर और तीसरा भाग बसेरे से दूर, और चौथा था 10 द्वार से सोपान तक। ये 4 खंड थे सोपान तक, नोट कर लीजिए। पहला था क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा नीड़ का निर्माण फिर बसेरे से दूर, और चौथा 10 द्वार से सोपान तक। ये आत्मकथा इन्होंने लिखी थी, इसी के लिए इन्हें पहला सरस्वती सम्मान मिला। और ये पहली आत्मकथा के ये हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा मानी जाती है। अगला प्रश्न संख्या 125, प्रश्न संख्या 125 इसमें दिखा है। प्रश्न संख्या 125 में किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? तो कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। कवियों का कवि की उपाधि इनको दी गई। अगला है 126 दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्तियाँ पूछी हैं, पंक्ति किसके द्वारा ये रचित पंक्तियाँ हैं? तो ये जो पंक्तियाँ हैं ऑप्शन दिए हैं, इसमें पंक्तियों के ऑप्शन दिए हैं। इसमें दिया है
एक ऑप्शन दिया तुलसीदास, दूसरा कबीरदास, फिर केशवदास, फिर सूरदास। तो ये पंक्तियां हैं कबीरदास जी के द्वारा लिखी गई, कबीरदास जी के द्वारा ये पंक्तियां लिखी गई। अगला है प्रश्न संख्या 127। 127 में देखते हैं क्या लिखा है। चिंतामणि, अच्छा है ये प्रश्न, काफ़ी ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चिंतामणि के जो पूछा है कि चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है। तो चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, शुक्ल यहाँ पे शुल्क लिख गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा निबंध संग्रह लिखा गया चिंतामणि। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या प्रेम सागर, इसमें लिखा है प्रेम सागर किसकी रचना है। तो प्रेम सागर लल्लू लाल जी की रचना है, प्रेम सागर, विकल्प नंबर सी इसका सही आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 129, इसमें लिखा है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं 3 भेद। एक आएगा आपका रूढ़, रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूढ़, योग रूढ़, 3 शब्द हैं, योग रूढ़, रूढ़ यौगिक और योग रूढ़। और अर्थ के आधार पर जो संज्ञा के भेद होते हैं वो होते हैं, अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर, ये अर्थ के आधार पर है, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर कितने भेद हैं 5 हैं। कौन कौन से हैं आप सबको मालूम, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के ही 2 भेद और होते हैं, एक द्रव्यवाचक और एक समूहवाचक। और इसका सही विकल्प क्या है 3, व्युत्पत्ति के आधार पर 3 भेद है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 130, इसमें लिखा है लिंग, हिंदी के शब्दों का जो लिंग निर्धारण है किसके आधार पर होता है। तो इसमें प्रत्यय नहीं है, संज्ञा नहीं, सर्वनाम नहीं के आधार पर, सर्वनाम के आधार पर भी नहीं होता। तो सही विकल्प क्या है क्रिया, क्रिया के आधार पर और जो है लिंग निर्धारण मुख्यतः किया जाता है, सही विकल्प सी। अगला प्रश्न, इसमें लिखा है कारक के कितने भेद होते हैं। तो कारक के भेद कितने होते हैं दोस्तों, कारक के जो भेद होते हैं वो 8 भेद कारक के होते हैं, विकल्प नंबर बी। कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ता पहला कारक आप सभी को मालूम है, आप सभी जानते हैं। इसमें पहला क्या है कर्ता कारक, दूसरा कर्म, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, अधिकरण कारक और संबोधन कारक, संबोधन कारक। इस प्रकार से 8 भेद होते हैं, सही विकल्प है विकल्प नंबर बी। अगला प्रश्न, घा, इसमें पूछा है घा जो है, घा का उच्चारण स्थान पूछा है। तो घा जो है कंठ वर्ग के अंतर्गत आता है, जैसे का, खा, गा, घा, इया, 5 हैं, का, खा, गा, घा, इया, सही विकल्प है विकल्प नंबर बी। अगला प्रश्न, छा, 133 का, प्रश्न संख्या 133 का, इसमें यह छा जो है किसके योग से बना है। तो छा जो है वो का और शा के योग से, का हलंत और शा के योग से, मूर्धन्य शा के योग से बना है। अगला प्रश्न, और इसी में और प्रश्न आते हैं, जैसे त्रा किन के योग से बना है। तो त्रा जो है वो ता और रा के योग से बना है। ऐसे ही पूछा जाता है ज्ञा, तो ज्ञा जो है वो जा और उआ के योग से बना है, जा और उआ के योग से। अगला प्रश्न, और इसी प्रकार शा और पूछा जाता है श्रा जो है वो शा, हलंत और रा के योग से बना है। नोट करते रहिए, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया, सब्सक्राइब तो एक बनता ही है और लाइक भी बनता है, कृपया लाइक भी करते रहिए, सब्सक्राइब भी करते रहिए, और कमेंट बॉक्स में कोई डाउट हो तो वो लिखते रहिए। साथ साथ हमारे
आप लोग प्रश्नों के जवाब भी देते रहिए। अगला प्रश्न 134 में लिखा है शुद्ध वर्तनी पूछिए। इसमें शुद्ध वर्तनी बतानी है कि शुद्ध वर्तनी क्या है। तो शुद्ध वर्तनी क्या है, ऑप्शन दिए हैं आपको। इसमें ऑप्शन है, पहला ऑप्शन दिया अस्पृश्यता नहीं है, एक अस्पृश्यता ये भी नहीं है, बिल्कुल सही विकल्प इसका है सी। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, छुआछूत। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता, जो संविधान का आर्टिकल 17 है उस अस्पृश्यता को बताता है। तो अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, छुआछूत, अनटचेबिलिटी, छुआछूत, अनटचेबिलिटी जिसको कहते हैं इंग्लिश में, सही विकल्प है सी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 135। इसमें लिखा है कवि का स्त्रीलिंग पूछा है। तो कवि का स्त्रीलिंग इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा है, कवित्री, विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न तरणी। इसमें लिखा है तरणी जो है, तरणी का पूछा है कि तरणी का पर्यायवाची पूछा है। तरणी का पर्यायवाची क्या होता है, तरणी जो है सूर्य का पर्याय है। तरणी तनुजा, तट तमाल, तरणी तनुजा मतलब सूर्य पुत्री, यमुना को कहते हैं तरणी तनुजा, और तरणी सूर्य को कहते हैं। एक तरणी शब्द आता है, तरणी, तरणी वो नौका होता है, तरणी नौका होता है, और छोटी की मात्रा लगी है तरणी तो सूर्य होता है। तो सही विकल्प क्या है, ए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या इसमें दिया है 137 से लेकर 141 तक की जो है वो गद्यांश से प्रश्न दिए हैं। तो गद्यांश के प्रश्नों को आप लोग लगाइए और उसके उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर कोई डाउट हो तो मैं क्लियर करूँगा, आप लोग बस कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है आपको। ये रहा गद्यांश, गद्यांश का इस तरीके से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। गद्यांश यहाँ से प्रारंभ है, गद्यांश थोड़ा सा आप लोग निगाह उस पर डाल लीजिए, हाँ, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये लिखा है स्थूल एवं बाह्य पदार्थ सूक्ष्म एवं मानसिक पदार्थों एवं भावों की अपेक्षा अधिक महत्व के विषय नहीं है। जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थ है उसे भौतिक स्थूल लाभ अथवा प्रलोभन न तो लुभाते हैं और न ही प्रोत्साहित करते हैं। इस तरीके से ये दिया गया है, आप इसको देखेंगे, पढ़ेंगे और इसके आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए जिससे कि या इस वीडियो को रोक के आराम से उसको करना। ये है, ये रहा प्रश्न जैसे इसमें दिया 137 का, मनुष्य को बाहरी सुख क्यों लुभाते हैं। तो इसका आंसर इसी में छुपा हुआ है, आपको लगाना है, और जो नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं इसके उत्तर कमेंट बॉक्स में आपको दूंगा। जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थ है, ये भी उसी से समर्थ है, क्वेश्चन संबंधित है। प्रतिष्ठा के अंबारों से लाद दिया जाता है, 139 में भी रेखांकित का तात्पर्य पूछा है। और इसमें भली भांति, ये देखिए इसी में पैराग्राफ में एक प्रश्न इन्होंने व्याकरण के पूछ लिया, व्याकरण से पूछ लिया है इन्होंने। तो व्याकरण वाला प्रश्न जैसे इन्होंने पूछा है कि भली भांति निर्वाह कर चुका था, तो इसमें क्रिया विशेषण पूछा है। तो भली भांति शब्द इसमें क्या है, क्रिया विशेषण है, तो बी विकल्प इसका सही है। 141 प्रश्न इन्होंने पूछा है कि महत्वाकांक्षा किन शब्दों से मिलकर बना है। महत्वाकांक्षा जो शब्द है वो किन शब्दों से मिलकर बना है। तो महत्वाकांक्षा जो है वो दो शब्द, महत्व धन आकांक्षा, विकल्प नंबर बी, महत्वाकांक्षा। देखिए ये भी लिखा है महत्व, लेकिन इसमें एक गलती है, त्रुटि है, एक ता आधा और बनेगा। यहाँ देखिए दो ता है आधे। इम्पोर्टेंट शब्द है ये, पैट परीक्षा 2000, ये प्रश्न जो है पैट परीक्षा 2000 पैट परीक्षा में भी आ चुका है। मुझे डेट याद नहीं है, पैट परीक्षा में मैंने ये प्रश्न भी देखा था पेपर में, महत्वाकांक्षा, तो डबल ता आधे बनेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 142 में लिखा है निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। अकर्मक क्रिया आपको बतानी है। तो अकर्मक क्रिया क्या है, इसमें देखेंगे श्याम भात खाता है, इसमें तो सकर्मक है खाना, और पुस्तक देना, तो देना भी सकर्मक है, और ज्योति रोती है, तो यही है रोना, रोना क्रिया अकर्मक है, रोना क्रिया अकर्मक है, विकल्प नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न 143, प्रश्न संख्या 143 पे क्या है,
इसमें पूछा गया है कि मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम प्रयोग हुआ है। तो इसमें देखिए दो वैसे तो सर्वनाम प्रयोग हुए हैं, एक तो दिए हैं मैं भी सर्वनाम है, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, लेकिन यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम का विकल्प ही नहीं दिया है। तो इसमें एक सर्वनाम ये प्रयोग हो रहा है, ये है अपने आप। अपने आप, तो अपने आप निजवाचक सर्वनाम है, तो विकल्प नंबर सी इसका राइट आंसर है। अपने आप, स्वयं, खुद, ये सारे शब्द निजवाचक में आते हैं, तो विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 144, प्रश्न संख्या 144 में लिखा है वह लाचार है क्योंकि अंधा है, कौन सा अव्यय है। इसमें अव्यय पूछा है, वह लाचार है क्योंकि अंधा है, इसमें आपसे क्योंकि लग गया है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अव्यय कारणवाचक अव्यय हो गया। इसमें कारणवाचक संबंध बोधक अव्यय, कारणवाचक संबंध बोधक अव्यय इसमें लगा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों को वाच्य भेद बताना है। इसमें आपको क्या करना है, वाच्य भेद। जैसे वाच्य भेद क्या, जैसे सुमित से रोया जाता है, तो ये कैसा वाच्य है, सुमित से रोया जाता है, ये भाववाच्य होगा। क्या होगा, भाववाच्य। इसमें विकल्प दिए हैं भाववाच्य, विकल्प देखते हैं, सही विकल्प इसका भाववाच्य होगा। सुमित से रोया जाता है, ये दिए हैं आंसर इसके, ये रहे, सुमित से रोया जाता है, तो इसमें विकल्प दिया है सुमित से रोया जाता है, इसका सही विकल्प क्या है, विकल्प नंबर दूसरा भाववाच्य। अगला प्रश्न 146 से इसमें पूछा है, 147 तक ये फिलअप दिए हैं, इसमें आंसर देने हैं। तो इसमें क्या दिया, 146 में मुझे और फिर खाली स्थान है कि आप मेरे मनोभाव न समझ सके, तो इसमें से क्या आएगा, खेद आएगा, शोक आएगा, दुख आएगा, दर्द आएगा, तो क्या आना चाहिए, मुझे खेद है, विकल्प नंबर ए, मुझे खेद है कि आप मेरे मनोभावों को ना समझ सके। अगला प्रश्न दिया इसमें कि प्रश्न संख्या 147 में देखिएगा, वर्तमान फिर मैं भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व है, तो वर्तमान क्या, व्यवस्था, संदर्भ, घटनाओं, परंपरा, क्या विकल्प होना चाहिए, तो इसमें सही विकल्प होना चाहिए वर्तमान व्यवस्था में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 148 पे चलते हैं। 148 में लिखा है काव्य में कितने रस माने जाते हैं, तो काव्य में 9 रस माने जाते हैं, मुख्यतः नवरस होते हैं, 9 रस होते हैं, 9 ही रस कहे जाते हैं, नवरस कहा जाता है जिनको, तो विकल्प नंबर सी सही है। अगला 149 में पूछा चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो चौपाई के प्रत्येक चरण में दोस्तों 16 मात्राएं होती हैं। और चौपाई कैसा छंद है, चौपाई जो है वो सममात्रिक छंद है, मात्रिक छंद के अंतर्गत सममात्रिक छंद है। कैसा छंद है, सममात्रिक छंद। चौपाई कैसा है, सममात्रिक छंद है, जिसके प्रत्येक चरण में समान मात्राएं और 16 मात्राएं हैं, तो ये एक चौपाई सममात्रिक छंद है। अगला रोला, चौपाई, गीतिका, हरिगीतिका, ये सममात्रिक छंद होते हैं। दोहा, सोरठा, बरवै, उल्लाला, ये अर्ध सममात्रिक छंद होते हैं। कुंडलिया और छप्पय, ये विषम मात्रिक छंद होते हैं। अगला प्रश्न संख्या लास्ट, इस समय का अंतिम प्रश्न है इसका, इस सेट का। इसमें दिया गया है पीपर पात सरिस मन डोला। इसमें पंक्ति में अलंकार पूछा है आपसे, अलंकार। इस पंक्ति में अलंकार क्या है, तो पीपर पात सरिस, सरिस मतलब की तरह, तो जहाँ पर तुलना हो जाए, समानता दिखाई जाए, तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। तो सही विकल्प क्या है, उपमा, जिसमें सा, ये वाचक शब्द आए, सा, सी, से, सरिस, सा, सी, से, सरिस, नाई, ऐसे जहाँ पर विकल्प आने लगे, सा, सी, से, सरिस, नाई, ऐसे शब्द, नाई मतलब की तरह है ना, तो ये सब किस में आएंगे, उपमा अलंकार के अंतर्गत आएंगे। तो आप लोगों ने ये 50 प्रश्न भली भांति कंप्लीट कर लिए हैं। आशा करते हैं आपको ये सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में उसको लिखिएगा, मैं उत्तर देने का प्रयास करूँगा। और सभी बच्चे बहुत सभी बच्चों को बधाई कि
अब बस आपकी वो वर्दी जो आपने आपने अपने लक्ष्य में उस वर्दी को रखा है, वो आपको मिलने वाली है। तो उसी के मद्देनज़र रखते हुए आप लोग उसी लक्ष्य को साधते हुए उसको भेदना है, उस लक्ष्य को आपको। और मेरी शुभकामनाएं हैं सभी साथियों के साथ, सभी बच्चों के साथ जो इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं।